धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। कोर्ट संबंधित खबरों का ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो गया हूं। आज के बुलेटिन में 7 अहम खबरें जिनसे आपको रूबरू कराने जा रहा हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपील है आपसे, अगर आप लोग YouTube देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक या ट्विटर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं। चलते हैं पहली खबर की तरफ। पहली खबर, सबसे ताज़ा खबर, सबसे बड़ी खबर, सबसे अहम खबर जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामला था विदेशी जमातियों से जुड़ा हुआ। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे विदेशी जमाती और उन्होंने कहा साहब हमारे पासपोर्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया, हमारे वीज़ा को रद्द कर दिया, हमें हमारे घर भी नहीं जाने दे रहे हैं। जिस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने नोटिस जारी करके मोदी सरकार से जवाब तलब किया। आज की तारीख तय की गई थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पहुंचे, कह रहे माई बाप हमारे पास तो कॉपी नहीं मिली है, हम जवाब क्या दें, हमें तो 15 दिन का टाइम दीजिए। कोर्ट को समझ में आ गया है कि मामले को टालना चाह रहे हैं। कोर्ट ने जमकर फटकार लगाई और कहा कि 2 दिन के अंदर यहाँ पर जवाब पेश करिए। जो भी आपका जवाब है, जुमेरात के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन यानी कि थर्सडे के दिन यानी कि 2 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। इस मामले को लेकर मैंने एक वीडियो लाइव किया था, उसमें मैं समझ ये नहीं पाया था कि जून के महीना 30 का होता है 31 का होता है, तो उस हिसाब से मैंने कहा कि उसमें जो जमीयत उलमा का जो प्रेस सेक्रेटरी हैं वो बता रहे हैं कि जुमेरात को सुनवाई होगी, लेकिन 2 जून तो फ्राइडे का पड़ रहा है। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। भोपू मीडिया का दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार तो हूँ नहीं कि कुछ भी बोल दें, उसके लिए बोलते हुए बाद में शर्म आए। लेकिन क्या हुआ कोर्ट में वो थोड़ा सा देख लीजिए। जो कोर्ट ने पूछा भैया जब इनका वीज़ा रद्द कर दिया है, इनके पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट कर दिए हैं, तो ये हमारे देश में कर क्या रहे हैं? और दूसरा, जो इनके पासपोर्ट ब्लैकलिस्ट किए हैं वो आखिर किस आधार पे किए हैं? क्या एक कर सबको नोटिस भेजा गया है? इस मामले को लेकर हमारे पास एक ऑडियो क्लिप है जो वकील साहब की है, जो वहाँ सुनवाई के दौरान मौजूद थे। आज कल आपको पता है वर्चुअल सुनवाई तमाम चल रही है, कोर्ट में डायरेक्ट तो कोई प्रेजेंट होता नहीं है। तो सुन लीजिए उनकी ज़बानी वो क्या बता रहे हैं। छोटी सी क्लिप है। अस्सलाम वालेकुम। अभी पेशी कंक्लूड हुई और ये बात कोर्ट में आज सॉलिसिटर जनरल साहब पेश हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और उनसे कोर्ट ने एक बहुत सीधा साफ सवाल ये पूछा। उन्होंने कहा कि क्या आपने इंडिविजुअल हर एक के वीज़ा को कैंसिल करने से पहले क्या नोटिस दी थी या उनसे जवाब मांगा था? और दूसरा ये कि उन्होंने कहा कि अगर इनके आपने वीज़ा कैंसिल किए हैं तो फिर ये लोग यहाँ हिंदुस्तान में क्या कर रहे हैं, आपने इनको इनके घर क्यों नहीं भेजा? तो उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब देंगे और जवाब देने के लिए हमें 2 हफ्ते का वक्त दीजिए। तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, आपको इतना लंबा वक्त नहीं दे सकते, और सिर्फ 2 दिन का वक्त दिया है उनको, कल और परसों, और उसके बाद जुमेरात के लिए 2 जुलाई को, क्योंकि ये बेंच जो है वो भी 2 जुलाई को ही अब बैठेगी, तो वो 2 जुलाई के लिए इन्होंने इस मुकदमे को दोबारा से लगाया है। और उन्होंने ये कहा कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट से कि आप जवाब दीजिए इस बात का, ये एक्सप्लेन कीजिए कि आपने वीज़ा अगर इनके कैंसिल किए हैं या नहीं किए हैं, और अगर किए हैं वीज़ा इनके कैंसिल तो फिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, इनको इनके घर आपने क्यों नहीं भेजा? और हम लोग के लिए कि हम लोग और इसके ऊपर जजमेंट्स वगैरह भी उसमें कोर्ट में देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी हेयरिंग रही। और पहले शुरू में जब मैटर टेकअप हुआ तब सॉलिसिटर जनरल नहीं मौजूद थे। फिर जब उसको पास ओवर हुआ, मतलब थोड़ी देर के बाद, फिर जब बाद में आखिर में सुनवाई पे दोबारा लिया गया मैटर को, उस वक्त सरकारी वकील साहब जो सीनियर मोस्ट हैं सॉलिसिटर जनरल साहब, वो पेश हुए और उनसे ये कोर्ट ने सीधा सवाल किया और उनसे कहा कि आप इसका जवाब दीजिए। तो इंशाल्लाह ये 2 दिन के बाद के लिए लगाया गया है और हमारे वकील हज़रात भी सब मुतमईन हैं, जो सीनियर हैं इसके अंदर सब मौजूद। तो अल्लाह का शुक्र है वो ठीक रहा सबकी दुआओं से। आगे भी आपसे दुआ की दरख्वास्त है, इंशाल्लाह आपको तफसील आगे भी पहुँचाते रहेंगे। दूसरी खबर भी हमारे पास सुप्रीम कोर्ट से आ रही है। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, मुझे लगता है रिकॉर्ड में रखने लायक खबर है और इसको नज़ीर के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। भविष्य में वो शख्स कितना कमाता उस हिसाब से उसका मुआवजा निर्धारित किया जाना चाहिए। बड़ी ही महत्वपूर्ण टिप्पणी की है और बड़ा ही महत्वपूर्ण ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क एक्सीडेंट यानी कि सड़क हादसों के दौरान मरने वाला जो व्यक्ति है, जो शख्स है, उसकी जो शख्सियत है वो भविष्य में कितना कमाता,
आज के हिसाब से उसकी तुलना नहीं की जानी चाहिए। मान लीजिए एक आदमी आज 100 रुपये कमा रहा है, तो क्या हम भविष्य में भी ये सोचेंगे वो 100 रुपये कमाएगा? हम आइडिया लगाएंगे ना भाई 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद 150 भी तो कमाएगा वो। तो उस हिसाब से उसकी आमदनी का मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उसी के हिसाब से उसको मिलने वाले मुआवजे का निर्धारण किया जाना चाहिए। ऐसे ही एक मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा निर्धारित किए गए मुआवजे में बदलाव कर दिया और बढ़ोतरी करते हुए यहाँ जो मुआवजा था उसको 17,65,000 रुपये का कर दिया। साथ ही कहा कि 5% की दर से ब्याज भी देना होगा। ये एक बहुत बड़ा और बहुत अहम फैसला है। मैं फिर कहूँगा, इस खबर को अपने पास संभाल के रखिए। ये ब्याज भी कहा है और पैसा भी मुआवजे का बढ़ा दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि उसने मृतक की ITR इनकम टैक्स रिटर्न, जो उसने लास्ट इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल की थी, उस पर गौर नहीं किया। 2 पहले की पे तो गौर कर लिया, लेकिन लास्ट वाली पे गौर नहीं कर रहे, जो उसने मरने से कुछ दिन पहले दाखिल की थी। तो क्यों नहीं गौर कर रहे? पहली 2 के मुकाबले उसने तीसरी में अपनी इनकम ज़्यादा दिखाई थी, और अगर इनकम ज़्यादा दिखाई है तो उस हिसाब से उसके मुआवजे का निर्धारण होना चाहिए था। बता दें आपको, 2007 में हरीश आर्य नाम के एक शख्स की टाटा सुमो से कुचलकर या उसकी टक्कर लग जाने से मौत हो गई थी। जब के बाद से ये मामला चल रहा है कोर्ट में। अब 13 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से फैसला आया, 17 लाख से ज़्यादा का मुआवजा दीजिए और ब्याज भी दीजिए साथ में। लेकिन यहाँ एक सवाल और समझ लीजिए, वो मैं अपने पास से ऐड करके बता रहा हूँ। अनपढ़ आदमी के लिए लागू नहीं होगा जी। अनपढ़ आदमी के लिए तो फॉर्मेट बना हुआ है एक, अच्छा भाई ये महीने में इतना कमाता होगा, इतना बचाता होगा, इतने की बीड़ी पीता होगा, इतने का खाना पीना खाता होगा। पढ़ा लिखा जो आदमी है, जो ITR दाखिल कर रहा है, उसके हिसाब से ये निर्धारण किया गया। वरना हमने देखा है जो गरीब आदमी मर जाता है उसका मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा, उत्तर प्रदेश के अंदर तो हालत ये है 3-4 लाख रुपए नहीं दे पाते, और दिल्ली की जो कोर्ट है वो 5 लाख 5.5 लाख तक दे देती हैं, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं होता कि वो कितना कमाता था। दिहाड़ी मजदूर है, वो क्या सबूत देगा? चलते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान में होंगे 10वीं के 2 एग्ज़ाम। सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें कहा गया था कि 29 तारीख को, यानी कि जिस दिन मैं आपके सामने खबर रख रहा हूँ, और 30 तारीख को, यानी कि जो आने वाला दिन है, जो 2 एग्ज़ाम होने हैं, 2 पेपर्स होने हैं, उन पर रोक लगाई जानी चाहिए। कोरोना के चलते इन दोनों पेपर को रद्द कर दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पिटीशन को खारिज कर दिया और साफ कहा कि हर मामले में दखलंदाजी करना, शिक्षा से जुड़े हुए कोर्ट को दूर रहना चाहिए। रविवार को हुई खास सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने पिटीशन को खारिज करते हुए सीधे कहा कि एग्ज़ाम कराए जाएं। अगर वहां का माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एग्ज़ाम कराना चाहता है उससे हमें कोई आपत्ति नहीं। आज यानी सोमवार के दिन सामाजिक विज्ञान का पेपर होना है, जो हो चुका होगा जब मैं खबर आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरा, मंगलवार को गणित का पेपर होना है, जो सुबह वही 8:30 बजे के आसपास होगा। करीब 11.5 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। कोरोना के दौर में इतनी बड़ी तादाद में छात्रों का शामिल होना, ये भी अपने आप में एक बड़ा अहम मामला होने जा रहा है राजस्थान के अंदर। बॉम्बे हाई कोर्ट से खबर आ रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। मुफ्त इलाज के लिए कोरोना पीड़ित से सबूत मांगना गलत है, या सबूत देने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। सबूत मांगने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। कई लाइनों में आप इसको पढ़ सकते हैं, कई लाइनों में आप इसको समझ सकते हैं। बांद्रा की एक झुग्गी बस्ती है जिसको बताया जाता है पुनर्वास इमारत के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे रहने वाले 7 लोग हैं, वो कोरोना पॉजिटिव थे, अस्पताल में भर्ती हुए। उन्होंने ही ये पिटीशन दाखिल की गई। बताया गया कि उनसे अस्पताल ने 11 अप्रैल को वो लोग दाखिल हुए थे अस्पताल में, 28 अप्रैल तक अस्पताल में दाखिल रहे थे। और जो KG सोमैया हॉस्पिटल है वहाँ पे ये भर्ती रहे थे, और उसने 12.5 लाख इन 7 लोगों से 12.5 लाख 7 लोगों से वसूल लिए। ये लोग काफ़ी गिड़गिड़ाए, इन्होंने अपनी मजबूरियाँ बताई, कहा कि हम लोग तो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ से आया। लेकिन अखबार हॉस्पिटल ने एक नहीं सुनी, कहा पैसे नहीं दोगे तो यहीं बंधक बना लेंगे। वो तस्वीरें आपने देखी होंगी ना मध्य प्रदेश से, पैसा नहीं दोगे तो यहीं रखेंगे। डेड बॉडी तक नहीं देते हैं, परिवार के लोग बाहर बैठे हुए रोते रहते हैं, अपने मरे हुए को लेके कैसे जाएं। अस्पताल वाले इतने निर्दयी हो जाते हैं, उनके लिए धंधा है सिर्फ। और मैं हमेशा कहता हूँ, जो लोग धंधा कर रहे हैं ना, वही रात दिन आगे बढ़ रहे हैं।
एक जरा सा न्यूज़ चैनल शुरू करते हैं और फिर कुछ दिन बाद बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं वो उसमें तमाम लोग। अब यहाँ हाई कोर्ट ने इस हॉस्पिटल से कहा है कि वो 10 लाख रुपए फ़ौरन कोर्ट में जमा कराए जो इन लोगों से वसूले गए हैं, यानी कि 2.5 लाख रुपए वो जो है इलाज के लिए रख सकता है। दूसरे जो टिप्पणी की है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहा है कि जो पीड़ित आ रहा है क्या आप उससे पहले सबूत मांगोगे कि जब भाई गरीबी रेखा वाला कुछ सर्टिफिकेट बनवा के ला तहसीलदार से, पटवारी से, एसडीएम से, डीएम से, तो ये ठीक नहीं है, उसका इलाज किया जाना ज़रूरी है। इस पर एक कमेटी भी हाईकोर्ट ने बनाई थी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और बताया कि जो पहले से रिजर्व गरीबों के लिए बेड थे उन्हें कोरोना के दौर में घटा दिया गया है, और जो और लोग आ भी रहे हैं जो गरीब आते हैं पहले तो उन्हें बेड नहीं दिए जाते, और अगर दिए जाते हैं तो उनसे मनचाही वसूली की जाती है, उनसे सबूत मांगे जाते हैं कि तुम गरीब हो, पहले सबूत दो। अब वही वाला हाल होना चाहिए जैसे एक फिल्म में अमिताभ बच्चन वाला है कि सबके हाथ पे लिख दो भैया, सर्टिफिकेट लेके कहाँ घूमेगा, बारिश हो जाती है उसमें डूब जाते हैं, बाढ़ आती है उसमें बह जाते हैं, या चूहे खा जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, संभाल के नहीं रख पाता गरीब आदमी, या मान लीजिए लेके घूम रहा है जेब कट गई, क्या करे, तो हाथ पे लिख दो, गोद दो, जैसे लिखते हैं ना वो, हाथ पे लिख दो ये गरीब है जी। ऐसा कुछ करके एक स्टाइल सरकार को शुरू कर देना चाहिए, जो है ज़्यादा बढ़िया वही रहेगा, क्योंकि ये इन्होंने जो आधार का थम्सअप लिया था वो तो किसी काम का आया नहीं। अरे जाइए अपना थम्सअप लगा दे, सामने वाले आदमी का पता चल जाए गरीब है। ये क्या सिस्टम बनाया था फिर, ज़रूरत क्या थी उस सबको कराने की। लेकिन साहब कुछ भी कर सकते हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। एफसीआई भर्ती का परिणाम घोषित करे सरकार, कोर्ट ने दिया है आदेश। काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है, इलाहाबाद हाई कोर्ट से आ रही है, जिसका नाम बदलकर फिलहाल प्रयागराज कर दिया है। लेकिन हाई कोर्ट का जो नाम नहीं बदल पाए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का नाम भी आज भी इलाहाबाद ही है। 4 हफ्तों के भीतर केंद्र सरकार को और भारतीय खाद्य विभाग यानी एफसीआई को जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया है। बताया गया है कि 2018 में हुई भर्ती का परिणाम अभी तक क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है। ये भर्ती निकली थी, अब इस पर जो यहाँ सरकारी वकील पहुँचे उनका क्या कहना है वो भी सुनिए। बड़ा कमाल का जवाब है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से वर्चुअल सुनवाई हो रही है, आजकल तो सब ऑनलाइन सुनते हैं, ऑनलाइन बोलते हैं। तो ये एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं जिनका नाम बताया जा रहा है शशि प्रकाश सिंह। उनका कहना है कि धांधली का आरोप लगा था साहब भर्ती में, उसके लिए कमेटी बना दी गई थी। कमेटी की जांच रिपोर्ट तो अभी आई ना, जब कमेटी की जांच रिपोर्ट ना आई तो इसका परिणाम क्यों कर घोषित कर दें, और जब परिणाम घोषित नहीं करेंगे तो मामला तो लटका ही रहेगा। लेकिन कोर्ट ने कहा 4 हफ्तों के भीतर हमारे सामने यहाँ रिपोर्ट रखो, परिणाम घोषित होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्यों कर होगा। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली दंगे से जुड़ी हुई खबर है, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। भोंपू मीडिया के दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों में तो दम है नहीं, ऐसी खबर आपके सामने रख सके। इंडियन एक्सप्रेस ने एक बाकायदा रिपोर्ट छापी है, उस रिपोर्ट को आपको पढ़ना चाहिए, गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगी। थोड़ी मेहनत करके पत्रकारिता समझना सीखिए ना जी। आप यूँ ही सोचते हैं कोई बोल दें आपके सामने रख दे और आपने सुन लिया, अब वो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है कुछ हो जाए। बहुत से लोग हमें फ़ोन करते रहे, देखो फला चैनल ने वो खबर करी है, वहाँ पर अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद की जगह है वहाँ मंदिर बनाया जा रहा था, वहाँ पर JCB मशीनें रुक गई हैं, ये देखो मरकज़ निज़ामुद्दीन के अंदर फरिश्ते आ गए हैं, जीन आ गए। अरे भैया ये खबर उन्हीं के लिए छोड़ दो यार, ये वाला जर्नलिज्म हमने किया ना, ये वाला जर्नलिज्म अगर हम करते ना तो हमें इतना बड़ा थिएटर जोड़ने की जरूरत ना पड़ती। झूठी अफवाहें हम तो बहुत सारी बना सकें, हमारे से ज़्यादा कौन बना लेगा, पत्रकारिता ज़मीनी लेवल पे की। खैर, तो अब इस मामले में क्या इन्होंने रिपोर्ट पेश की है इंडियन एक्सप्रेस ने, वो देख लीजिए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली दंगे में 19 ऐसे मामलों के अंदर दिल्ली पुलिस ने कहा जमानत देने का विरोध करते हुए कि माई बाप ऐसा कर जमानत मत दो, इससे समाज में गलत संदेश, गलत मैसेज जाएगा। बताइए, जमानत मिलेगी तो गलत मैसेज और गलत संदेश जाएगा। जिस पर कोर्ट ने कहा कि जेल जो बनी हुई है ना वो दोषियों को सज़ा देने के लिए बनी हुई है, ना कि कैदियों को उसमें वहाँ रखने के लिए, उन्हें सज़ा देने के लिए बनी हुई है जो विचाराधीन कैदी हैं। 19 मामलों का जिक्र करते हुए बाकायदा इंडियन एक्सप्रेस ने नाम बताए हैं कि कौन से दिन क्या हुआ, 29 मई को क्या हुआ, 4 जून को क्या हुआ, 7 जून को क्या हुआ, कितने लोगों की ज़मानत याचिका पड़ी, कितनों को ज़मानत मिली, कितनों को ज़मानत नहीं मिली। और पुलिस जो है बार बार कहती रही कि इससे गलत संदेश जाएगा। उस पर कोर्ट ने क्या कहा, जो मैंने बताया हमने, कोर्ट ने वही कहा कि मामले को हम लोग कानूनी तौर पर देखते हैं, ना कि हम इसलिए देखते हैं कि समाज में संदेश क्या जाएगा। हम तो कानून के दायरे में देखते हैं उन चीज़ों को, ना कि समाज में। लेकिन पुलिस बड़ी फिक्र कर रही है जी समाज में संदेश। जब पुलिस वाले 4 उन बच्चों को दिल्ली के भजनपुरा में लिटा के पीट रहे थे और उनसे शर्म नहीं आ रही थी, बेगैरती बेहाई के साथ जनगण मन गवा रहे थे, तो वहाँ समाज में संदेश नहीं जाता। जब पुलिस वाला किसी का बलात्कार करता है तो वहाँ समाज में संदेश गलत नहीं जाता है। जब पुलिस वाला किसी को नाहक मारता है, एनकाउंटर में मारता है, तब समाज में संदेश गलत नहीं जाता।
लेकिन कोर्ट जमानत दे देगी तो भाई समाज में संदेश गलत चला जाएगा, मतलब जेल के भीतर रखना लोगों को। ये इस दिल्ली पुलिस की सोच बन गई है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान से खबर है साहब, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं छोड़ते हैं धाकड़ खबर वाले, क्योंकि खबर भारत से जुड़ी हुई है। भारत जिस हिस्से को अपना हिस्सा मानता है, यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, गिलगिट बाल्टिस्तान, उस इलाके पर भारत अपना दावा पेश करता है और दावा जो नक्शे के मुताबिक है वो भारत के हिस्से में आता है। वहाँ पर पाकिस्तान जो है 18 अगस्त को चुनाव कराने जा रहा है, जिसको लेकर भारत सरकार जो है काफ़ी गुस्से में है। उसने पाकिस्तान के एम्बेसडर, हिंदी में बात करें तो राजनयिक राजदूत जो भी है, उसको बुला के या उसको चिट्ठी लिख के बताया है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है और उसके बाद जो आप लोग ये चुनाव कराने जा रहे हो ठीक नहीं है, ये हमारा हिस्सा है, वहाँ पे चुनाव कराने का आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने 30 अप्रैल को 2018 के पुराने कानून में संशोधन करने की इमरान खान सरकार को इजाज़त दे दी थी। उस इजाज़त के बाद इन्होंने संशोधन किया और संशोधन करने के बाद 28 जून को पाकिस्तान सरकार ने 18 अगस्त के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया। गिलगिट बाल्टिस्तान में ये वहाँ पे आम चुनाव कराया जा रहा है। अब इसके पीछे पाकिस्तान की क्या कोशिश है और वो क्यों ऐसा कर रहा है, ये एक अलग मसला है, उस पर बहस हो सकती है। कार्यकाल पूरा होने के बाद वो कह रहा है 24 जून को कार्यकाल पूरा हो चुका है, असेंबली भंग हो चुकी है, इसलिए चुनाव होना बेहद ज़रूरी है। और आज की बड़ी खबर भी है, आपको पता ही चल गया होगा, पाकिस्तान में आतंकवादी हमला हुआ है। हमारे देश का भोंपू मीडिया, जिसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकार वहाँ के हमले को लाइव दिखा रहे हैं साहब। अरे भाई तुम्हें क्या मतलब है भाई, हमारे यहाँ तो रोज़ हो रहे हैं ऐसे काम, हमारे वाले को तो लाइव ना दिखाते कहीं से। ठीक है, कश्मीर में, पुलवामा में, सोफिया में, तमाम जगह पे हो रहा है, पुंछ के अंदर तमाम जगह ये हो रहा है, लेकिन वहाँ तो ना दिखाते। पाकिस्तान की बड़ी फिक्र हो रही है, तो हो सकता है बेचारों के पास कोई खबर ना हो। सारे दिन चलाना भी तो है मुँह को भाई, मुँह भी तो सारे दिन चलना है ना, काम मिला है, नौकरी मिली है, अब क्या करें। तो पाकिस्तान में आतंकवादी हमला हुआ, उस पर लेके बैठे पड़े हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, कुछ काम मिल गया है। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।